नमस्कार। नमस्कार। प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह में आप सभी दर्शकों का मैं अर्पिता बिहार विहान की इस खास मॉर्निंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मैं दिव्या आप सभी दर्शकों का इस सुबह में, इस प्यारी सी मीठी सुबह में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बिल्कुल दिव्या, कितने दिन बीत गए दर्शकों, कितने दिन बीत गए नहीं सुनी चिड़ियों की चहचहाहट, कितने दिन बीत गए नहीं देखी सूर्य की सुनहरी किरणें, कितने दिन बीत गए नहीं देखी दूब पर ओस की बूंदें। आह, कितने दिन बीत गए। जी बिल्कुल अर्पिता, क्या खूब कहा है आपने। यानी कि हमें अपने जीवन में बदलाव खुद ही लाना होगा। बिल्कुल। इसके लिए कठिनाइयों को फेस करना होगा, क्योंकि हर सुबह हमारे जीवन में नया उजाला लेकर आती है, नई कठिनाइयाँ लेकर आती है। इन सभी कठिनाइयों को, इन सभी हर्डल्स को हमें खुद फेस करना होगा, आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल दिव्या, और कहते हैं ना कि सुबह आती नहीं है, सुबह लाई जाती है। और कई बार देखते हैं दिव्या हम कि तमाम लोग देर से उठते हैं और ये जो सुबह का खूबसूरत नज़ारा होता है वो मिस कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, तो मुझे लगता है वो इन चीज़ों को ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। और इसका एक और मोटिव है कि ज़िंदगी में अक्सर हम अपने लक्ष्यों को शायद नहीं पहचान पाते हैं, या यूं कहें कि हम भटकते रहते हैं इधर उधर, नहीं समझ पाते कि हमारे जिंदगी का लक्ष्य क्या है, और चारों तरफ हमारे जीवन में वो अंधेरा बरकरार रहता है। लेकिन जब हम ये पहचान लेते हैं कि हमारे जिंदगी का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें इसे हासिल कैसे करना है, तब समझ लीजिए हमारी जिंदगी की सुबह आ चुकी है। जी बिल्कुल अर्पिता, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। यानी कि हमें अपने जीवन में प्रण लेना चाहिए कि हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाना चाहिए और जरूर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दिव्या, हम चर्चा जो कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वो चर्चा ये थी कि आर्ट के बारे में हम बात कर रहे थे और अपनी अपनी साड़ियाँ डिस्कस कर रहे थे कि इसमें कौन सा आर्ट बना है, मेरी साड़ी में कौन सा आर्ट बना है। लेकिन दिव्या, एक ऐसी आर्ट है जो हमारे जीवन में बहुत आम है, लेकिन कई बार हम उसे पहचान नहीं पाते। कई बार तुम मेहंदी लगवाने जाती होगी और कई बार कीप की जगह आपने ठप्पे लगवाए होंगे, क्यों दिव्या? जी बिल्कुल अर्पिता, स्कूल टाइम में हमें वही मेहंदी लगाना होता था, क्योंकि स्कूल में हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे। आप एक हफ्ते तक मेहंदी लगा नहीं सकते हो, और वो जो कला थी, मतलब वो जो जिस आर्ट से हम ठप्पे लगवा के मेहंदी जाते थे, वो 24 घंटे में हट जाती थी। बिल्कुल। तो हमारा मोटिव मतलब होता था ठप्पे वाली कला। अब वो कौन सी कला है? यानी छापा कला। और छापा कला कितनी विस्तारित कला है, बहुत कम लोगों को शायद मालूम होगा, इसलिए छापा कला से जुड़ी तमाम बातें करेंगे। और इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, आपका उनसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ है अर्चना कुमारी जी। जी हाँ, छापा आर्टिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है अर्चना जी आपका कार्यक्रम बिहार बिहान में, और आपसे तमाम बातचीत हम लोग करेंगे, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन कुछ आपके बनाए गए नमूने हैं जिनकी क्लिप हम अपने दर्शकों को पहले दिखाना चाहेंगे। देखते हैं छापा कला के बारे में कुछ जानकारियां जो अर्चना जी द्वारा बनाई गई हैं।
दर्शकों, आपने देखा छापा कला के कुछ नमूने। अब आगे बढ़ते हैं अर्चना जी की ओर और जानते हैं आखिर छापा कला है क्या। अर्चना जी, आपसे सबसे पहला सवाल तो मैं यही करना चाहूंगी कि छापा कला, हमने मधुबनी पेंटिंग सुनी है, टिकुली आर्ट सुना है, कलमकारी भी सुना है, छापा कला आखिर होता क्या है? इसके बारे में आप हमें बारीकी से अपने दर्शकों को बताइए कि क्या आखिर छापा कला कैसे किया जाता है, प्रोसेस क्या होता है और ये है क्या? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी इस शो में, इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। इसके लिए थैंक यू दिव्या, थैंक यू अर्पिता। और छापा कला जो है एक ऐसा माध्यम है जो आपके इर्द गिर्द है, हर चीज़ में है, लेकिन इसकी पढ़ाई होती है अलग से, ये चीज़ें बहुत कम लोगों को पता है। हालांकि ये बहुत पुरानी, आप मान सकते हैं मोहनजोदड़ो के टाइम से ये है, हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन अब इसके बारे में आप लोगों को या कॉमन पीपल को बहुत कम पता होता है। छापा कला जैसे ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले तो फाइन आर्ट्स में फाइन आर्ट्स जब हम एडमिशन लेते हैं, मैं तो जैसे गई थी पेंटिंग के लिए, लेकिन सबको पता होता है कि पेंटिंग ही एक सब्जेक्ट है, हमको पोर्ट्रेट बनाना आता है, बाकी चीज़ें आती हैं, तो हमको पेंटिंग में जाना है, आर्टिस्ट बनना है। लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया, उसमें ऐसा था कि मुझे प्रिंट मेकिंग के बारे में पता चला, छापा कला। फिर मैं थोड़ा ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेने लगी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, क्योंकि उसमें जो भी चित्र बनाने हैं वो डायरेक्ट कैनवस पे या डायरेक्ट किसी पेपर पे नहीं बनाना है, हमको उसके लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, जैसे वुड लेते हैं या जिंक प्लेट लेते हैं, या इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग माध्यम हैं, लिथोस्टोन है। इन चीज़ों पे पहले हमारा जो भी चित्र बनाना है उसको बनाते हैं, उसके बाद उसकी छाप लेते हैं, हम किसी भी चीज़ पे ले सकते हैं, पेपर पे या कपड़ों पे, या आप इसको अगर कमर्शियल देखेंगे तो बैग्स बनते हैं आजकल, बेडशीट बनते, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये बहुत ही अलग होते हुए भी हमारे आम जीवन में दिखाई देती है। हाँ। छापा कला के अगर इतिहास की बात करें, कितना पुराना इतिहास है। जैसे आपने कहा कि ये मोहनजोदड़ो से इसका संबंध है, और जो उस वक्त वहां से मोहरें प्राप्त हुई थी, मोहर जो मोहर छपाई के लिए हाँ। या किसी चीज की पर्टिकुलर जानकारी देने के लिए कि ये चीज यहाँ की है, हाँ। वो मोहर होती थी। हाँ। और वहां से कुछ सूती और रेशमी वस्त्र भी मिले थे जिन पे छापा कला के नमूने थे। हाँ, तो मैं जानना चाहूंगी ये कितनी पुरानी सभ्यता है और भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास की कहानी कैसे बताती है? आप जैसे बहुत अच्छा बोला, मोहनजोदड़ो के टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ मिली, मुहर मिली है जिसमें एक बैल की आकृति छपी हुई है मुहर पे जी। तो वो तो है ही, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उस बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो हमको बताती हैं कि ये बहुत पुरानी है, पुरानी आर्ट लेकिन भारत में इसको लाने वाले हम इसको भारत में अगर हम जब से हमको डॉक्यूमेंटेशन मिला है कि ये कब आया कैसे, ऐसे तो प्रिंट बहुत सारी चीज़ों में होता आया है। ठप्पा जैसे कि आप बोल रही हैं कि छाप, मेहंदी की छाप, या साड़ी पे वुडन वो बना के सील और छापते हैं, तो वो तो एक कमर्शियल सेक्शन है इसका, उसी का एक पार्ट है ये। छापा कला बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप इसमें एज एन आर्टिस्ट करियर भी बना सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग माध्यम हैं जिससे छपाई की जाती है। सबसे अच्छा नमूना मैं ये कहूँगी कि जो आपका जो बिहार ये बंगाल गजट है, जो न्यूज़पेपर आया है, जो आपकी जो मीडिया आई है, वो सबसे पहले छपने का जो मशीन है, हाँ, वो हमारे छापा कला से ही शुरुआत क्या है। बात है। तो ये चीज़ घूम फिर के मतलब वो जो पहला गजट आप बोल रही है जो छपाई हुई थी, वो किसी न किसी ठप्पे के जरिए या यूं कहें टाइपिंग नहीं हुई थी, या पेन या कलम से लिखावट नहीं हुई थी, नहीं। वो किसी चीज पर उकेरी गई थी, पहले शब्द उकेरे गए थे, फिर उनको छापा गया था पेपर में। हाँ, वो भी एक उसका एक टर्म है, मूवेबल टाइप बोलते हैं उसको। उसकी मशीन आई थी, पहले तो गोवा में आई, फिर बंगाल में उसका वो हुआ, फिर छपा। ऐसे ही आप आम अगर देखा जाए तो हमारे घरों में जो देवी देवता की तस्वीरें हैं, जो शुरू में सबसे पहले तो आप मूर्तियों के रूप में ही हमारे समाज में होता था, या किसी मंदिर में या किसी राजे महाराजा के घर में मूर्तियां होती थी।
तो आम जनता के लिए वहाँ तक हर दिन पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो इसको राजा रवि वर्मा जो उस समय बहुत महान चित्रकार अभी भी हैं, तो उन्होंने ये चीज़ देखी और उन्होंने जो माता सरस्वती या अलग अलग जो देवी देवता हैं उनकी तस्वीरें पहले ऑयल कलर में बनाया, उसके बाद उसका ओलियोग्राफ प्रिंट लिया। ये भी प्रिंट का एक माध्यम। ओलियोग्राफ, इस शब्द को आप थोड़ा विस्तार में समझाइए। ओलियोग्राफ क्या है? हाँ। ओलियोग्राफ ऐसा है कि आप ये जो भी पेंटिंग बनाया उसको पहले एक स्टोन पे ट्रेस किया किसी माध्यम से, और उसके बाद उसको यानी आप बता रही हैं कि किसी पत्थर पर जो भी मान लीजिए पहले उस पत्थर पर आप उस चीज को उकेर लेंगी, या उसकी चित्रकारी, या यूं कहें कि उसको, जैसे हम लोग देखते हैं कि लकड़ी के नमूने पर मान लीजिए मेहंदी की छपाई का नमूना है, ऐसी किसी भी देवी देवता भगवान का नमूना हम किसी पत्थर पर उकेर लेते हैं। हाँ। अच्छा, उसके बाद उसको उसके ऊपर कलर लगा के, पेपर उसके ऊपर रख के और मशीन में छपाई की जाती है। उसका एक पर्टिकुलर मशीन है, जैसे ओलियोग्राफ का एक अलग मशीन है, अगर मैं बात करूंगी एचिंग का, उसका एक अलग मशीन है, लिथोग्राफ जो है छपाई के लिए वो उसका एक अलग, तो हर मीडियम के लिए एक अलग अलग मशीन है जिसमें छपाई की जाती है। बाकी सारा प्रोसेस हम फ्रेम जो बनाते हैं जिस पे ड्राइंग बनाते हैं वो खुद बनाते हैं। आपने रंगों की बात की, कलर की, तो इससे रिलेटेड एक सवाल है कि किस प्रकार के कलर इस कला में यूज किया जाता है और सरफेस क्या होता है? अगर हमें छापना है तो किन किन सरफेसों पे हम छाप सकते हैं इस छापा कला को? रंग थोड़े से अलग होते हैं इसमें। जैसे नॉर्मली हम जब पेंट करते हैं तो कोई भी कलर उठा के पेंट, ब्रश, पेन, किसी भी चीज़ से हम पेंट कर सकते हैं, लेकिन छपाई में बेसिकली हम लोग इंक का ही इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग इंक होता है, इंक में बहुत ज़्यादा कलर वेरिएशंस नहीं होते, नॉर्मल जो प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स हैं वो कलर्स ही होते हैं। उनको हम जब प्रिंट करते हैं तो मिक्स करके कलर बना के और उसको प्रिंट करते हैं। यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से आप इस कले को, मतलब इस कला में काम करती हैं, यानी कि प्राइमरी कलर को जोड़कर सेकेंडरी, टर्शियरी कलर, फिर आप उसे प्रिंट करती हैं। हाँ, एक्चुअली हम जब बनाते हैं प्रिंट और पेंटिंग में मैं एक डिफरेंस ये बताऊंगी कि पेंटिंग आप कलर लगा रहे हैं, आप लाल कलर लगा रहे हैं तो आपको पता होता है कि आप लाल रंग लगा रहे हैं, लेकिन प्रिंट में ऐसा नहीं होगा। अगर आपने प्रिंट में पहले येलो कलर लगाया है, बाद में आप उसमें लाल रंग लगाएंगे तो क्योंकि ये ऑयल सरफेस है तो मिक्स होके वो ऑरेंजी कलर या दूसरा शेड वो लेगा। तो आप एंड में जो आपके पास जो प्रिंट छापा कला जो निकलती है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कैसा होगा, किस रंग का होगा, आपने उसमें कितने रंग डाले। आप एक छापा कला आर्टिस्ट हैं और बहुत सारे हमारे दर्शक भी ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक आर्टिस्ट ये पूरा प्रोसेस करता कैसे है। जो नमूना होता है जिसमें उस आकृति को उकेरा जाता है, वो आकृति जो है क्या आप छापा कला आर्टिस्ट खुद उकेरती हैं और फिर उसके बाद उसका जो सेकेंड टर्म आता है छपाई का, वो भी आप लोग स्वयं करती हैं क्या? इसके प्रोसेस के बारे में मुझे डिटेल से बताइए। एक्चुअली पहले तो हम नॉर्मली पेपर पे ड्राइंग करते हैं, जो हमारा अपना थीम होता है, सब्जेक्ट होता है। हर आर्टिस्ट का एक अपना अपना सब्जेक्ट है जिस पे वो काम करते हैं। तो हमारा एक अपना पैटर्न, एक स्टाइल होता है, उसको पहले पेपर पे हम ड्रॉ करते हैं हमारे इमेजिनेशन से। उसके बाद उसको हम मान लिया वुड में निकालना चाहते हैं तो वुड में पहले हम टूल्स होता है प्रॉपर, टूल से उसको कार्व करते हैं। जहाँ हमको मतलब सफ़ेद चाहिए, लाइट कलर चाहिए, वहाँ हटा देंगे, वुड कार्व कर देंगे। उस तरीके से उसमें कार्विंग होती है। वुड का एक प्लेन सरफेस लेते हैं, उस पर कार्विंग करते हैं, फिर उस पर कलर लगाते हैं, ऊपर से पेपर रख के फिर उसको प्रिंट करते हैं। जी, आपने इंस्पिरेशन और प्रेरणा की बात की, तो हम बात कर रहे थे, मैं देख सकती हूँ आप पेंटिंग भी लेकर आई हैं। अर्पिता बता रही थी अर्चना जी कि इन्होंने इसमें महिलाओं की इमोशंस के बारे में कुछ बनाया है। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी अपने दर्शकों को आप पेंटिंग जरूर दिखाएं और समझाएं भी कि आपने इंस्पिरेशन कहाँ से लिया और इस पेंटिंग में क्या कुछ आपने दर्शाया है। बिल्कुल। एक्चुअली ये मैं इसकी 2 प्रति इसीलिए लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है। ये चीज़ें पेंटिंग में पॉसिबल नहीं है। आप इसका एक्चुअली उद्गम भी ऐसे ही मान सकते हैं कि किसी को पेंटिंग चाहिए और एक ही बनेगा, बोलेंगे वो एक ही है, लेकिन इसमें आप बहुत सारे बना सकते हैं।
बहुत सारे मतलब हाँ इसमें एडिशन मेंशन होता है कि एक कलाकार ने इसकी कितनी प्रतियां ली हैं। जैसे मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है, अब दिख रहा होगा शायद, 3/6, तो ये 6 प्रति मैंने ऐसी सेम 6 प्रति छापी है और इसमें से ये तीसरा नंबर का है। ये एक्चुअली ये एचिंग है, जिसको एचिंग मशीन से प्रिंट करते हैं। मशीन मतलब वो मैनुअल ही होता है, उसमें कोई ऐसा स्विच नहीं है कि हम स्विच ऑन कर दे और प्रिंट हो जाए। उसको उसमें डाल के और प्रेस घुमाते हैं तो वो इस पे प्रेस होके फिर इंक इस कागज़ पे लग जाता है। वो जो आपका नमूना है, जो भी जिंक प्लेट आप बता रही थी यहाँ, जिसके माध्यम से भी आप ये छपाई करती हैं, हाँ। वो नमूना ऑलरेडी बना आप लोग एक बार बना लेती हैं, फिर उसके बाद जितनी भी प्रतियां हमें चाहिए हाँ। आप उससे निकाल सकती हैं क्या? अलग अलग कलर भी उसके जरिए, जैसे अभी आपने यहाँ दोनों में सेम कलर का इस्तेमाल किया हाँ। है, अब मान लीजिए आपको एक दूसरे रंग का चाहिए, एक दूसरे रंग का चाहिए, तो क्या ऐसा संभव हो पाता है? हाँ हाँ, हम लोग कलर के साथ थोड़ा खेलते भी हैं। जैसे हम 6 प्रिंट निकालना है तो एक मुझे ब्लैक एंड वाइट चाहिए, तो वो भी करते हैं। कलर आप इंक वो जैसे जिंक प्लेट का जो मैंने साचा रेडी किया है, उस पर मुझे जो कलर चाहिए मैं वो लगा के अलग प्रिंट दिखेगा सेम, उस पर ड्राइंग सेम होगी, लेकिन हाँ कलर थोड़ा सा अलग हम यूज करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग कहीं ना कहीं छापा कला है और काफी डिटेल भी आप लगातार हमें बता रही है। लेकिन छापा कला एज अ करियर कितना सही होगा किसी भी युवा के लिए, क्योंकि युवा पीढ़ी है चाहती है कि कुछ नया करें और इस तरह के आर्ट के बारे में लोगों को शायद इतनी गहराई से नहीं मालूम होता है। हाँ। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, संदेश क्या है युवा पीढ़ी के लिए कि वो इस आर्ट में किस तरीके से आ सकते हैं, क्या पढ़ाई कर सकते हैं, एज अ प्रोफेशन सिलेक्ट करेंगे तो इनकम के क्या साधन हो सकते हैं? जी, आगे जाकर अपॉर्चुनिटीज और फाइनेंस मैनेजमेंट जो होता है वो कैसे कर सकते हैं? ये ऐसे भी आर्ट ऐसा है, माता सरस्वती की देन कहेंगे इसको, कि जो भी आर्ट में होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं। लेकिन हाँ, इसको अगर टेक्निकली हम देखेंगे तो फाइन आर्ट्स के अंदर जो छापा कला है उसमें बहुत सारे, एक तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, बिहार में मान सकते हैं और भी जगह पे है, यहाँ है, तो इसको इसमें इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जैसे एक टीचर बन सकते हैं बिहार में, एक इस सब्जेक्ट की टीचर भी बन सकते हैं। प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजों में पढ़ा सकते हैं और एज एन आर्टिस्ट फ्रीलांस अभी काम कर सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है, आपको तरह तरह के स्कॉलरशिप देती है, स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे बहुत सारे। जैसे मुझे ही भुवनेश्वर में मैं 2 साल थी, उसमें ललित कला एकेडमी भारत सरकार द्वारा मुझे स्कॉलरशिप मिला था। एक रिसर्च था, प्रोत्साहन गवर्नमेंट का था कि मैं एक अच्छा काम कर सकूं एज एन आर्टिस्ट। फिर उसके बाद एक और स्कॉलरशिप मिला मुझे, जिसमें MHRD मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, उसमें 2 साल। तो ऐसे करके गवर्नमेंट हेल्प करती है कि आप एक अच्छे कलाकार, एक उम्दा कलाकार बन सके और आप आगे जाके अपने गैलरीज हैं बहुत सारी जो आपका काम खरीदती हैं। और क्योंकि प्रिंट थोड़ा सा अलग दिखता है पेंटिंग से, तो गैलरीज का एक टेस्ट होता है कि हमको ऐसा ऐसा काम चाहिए, वो बायर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, आपसे बात करेंगे, तो बहुत अच्छा विकल्प है ये, मैं तो कहूँगी। इसमें आप ये एक ऐसा काम है जिसमें आप इंजॉय भी करेंगे और आप अर्निंग भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अर्चना जी, और आपने ना सिर्फ छापा कला के बारे में हमें इतिहास की बातें बताई, बल्कि इसको करते कैसे है ये भी जानकारी इन्होंने दी है और साथ ही साथ हमारे तमाम युवाओं को भी आपने मोटिवेट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिहार में आने के लिए और तमाम जानकारी आप पहुँचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।